हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना हिस्ट्री में न्यू चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो ये बात हम समझते हैं एक सेंटेंस से जो कि मेटरनिच ने कहा था। मेटरनिच एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे। इन्होंने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द इंटायर यूरोप गेट्स कोल्ड। यानी अगर फ्रांस को एक छींक भी होती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस में जो भी पॉलिसीज बनती हैं उनका पूरे यूरोप पर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अफेक्ट होता है, उसका बहुत ज्यादा एक प्रभाव देखा जा सकता है। तो यानी कि हम फ्रांस की हिस्ट्री से एक तरीके से पूरे यूरोप की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर की जो हम स्टडी करेंगे वो 70s के बाद यानी कि 18th सेंचुरी से और कुछ थोड़ी बहुत 19th सेंचुरी की है। तो ये काफी पहले की हिस्ट्री है। यानी कि जो जो रेवोल्यूशन था वो अपने आप में मतलब कुछ पहले स्टार्टिंग के जो बिगनिंग के जो रेवोल्यूशन थे उनमें से है। तो बाद में जिन भी कंट्रीज में रेवोल्यूशन हुआ है इंडिया में या दूसरी कंट्रीज में, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक थोड़े बहुत फ्रांस रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर्ड हुए थे। तो अब हम अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है बड़े ही ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग है। फ्रांस के लोगों में एक अफवाह फैल चुकी है कि फ्रांस के किंग जो थे लुइस 16, उन्होंने आदेश दिया है कि लोगों पर फायरिंग स्टार्ट कर दो। जब लोगों में ऐसी अफवाह फैली तो लोगों को में एक आक्रोश उठा और लोगों की जो बहुत भीड़ थी वो राजा के किला की तरफ कूच कर गई और वहां जो है सरकारी बिल्डिंगों को उन्होंने तोड़फोड़ करना चालू कर दी। और जो वहां की एक जेल थी जिसका नाम था बेस्टाइल बेस्टाइल वहां की जेल थी, वहां पर कब्जा कर दिया, वहां के कमांडर को किल कर दिया और वहां पर जो 7 प्रिजनर्स थे उन्हें आजाद कर दिया। बेसाइल्स को वहां के लोग बहुत हेट करते थे क्योंकि जो बेसाइल्स था वो राजा की निरंकुश पावर का एक सिंबल था, डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग का एक प्रतीक था कि राजा जिसको चाहे उसको बंद कर सकता है जेल में। तो वहां के लोग बैसाल से बहुत नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने वहां की जेल जो थी बैसाल को तोड़ दिया और बाकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हार्म पहुंचाया। तो अब आते हैं हम अपने मेन चैप्टर पर कि क्यों इन लोगों में ऐसी अफवाह फैली, क्यों लोगों में इतना आक्रोश था, कौन थे लुइस 16, क्या उनकी पॉलिसीज थी। तो कोई भी रेवोल्यूशन को स्टडी करने से पहले हम वहाँ की सोसाइटी के डिवीजन को स्टडी करते हैं, यानी कि उस कंट्री में कौन रहता है, वहाँ की सोसाइटी में कौन रहता है, किस टाइप के लोग रहते हैं। तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 भागों में डिवाइडेड थी। यानी कि वहाँ का जो क्लासिफिकेशन था वो 3 बेसिस पर था। पहला था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी। क्लर्जी कहा जाता था चर्च के लोगों को, जो पादरी, पॉप, सेंट, जो चर्च की टेक केयर करते थे, जो भगवान के लोग होते थे, जो भगवान की सेवा करते थे, वो होते थे क्लर्जी। और इन्हें इस प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा जाता था फर्स्ट स्टेट में। सेकंड स्टेट में आते थे नोबल पीपल। नोबल पीपल में कौन आता था? बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा जमीन है। ये जो क्लासिफिकेशन था ये बाय बर्थ था कि नोबल्स में जो जन्म लेते हैं वो नोबल्स हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैतृक संपत्ति है, उनकी बहुत ज्यादा उनके पास जमीन है। क्लर्जी का जो था वो एक तरीके से बाय प्रोफेशन या बाय रिलीजन कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियंस के जो मतलब चर्च के जो लोग थे उन्हें क्लर्जी कहा जाता था और उन्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद सेकंड थे नोबल्स। और जो थर्ड स्टेट थी वर्किंग क्लास पीपल। यानी थर्ड स्टेट के अंदर भी क्या था, थर्ड स्टेट के अंदर फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट की जो सब स्टेट थी, मतलब थर्ड स्टेट के अंदर भी 3 छोटी कैटेगरीज थी। उसकी जो पहली कैटेगरीज थी वो थी बिग बिजनेसमैन, यानी थोड़े बहुत जो बड़े व्यापारी हैं, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं यानी कि जो लॉयर वगैरह हैं और जो काम करने वाले ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो थे थर्ड स्टेट की पहली कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में थे पीजेंट एंड आर्टिशन। पीजेंट यानी कि जो किसान वगैरह हैं और आर्टिशंस जो मिस्त्री वगैरह हैं, कुम्हार वगैरह हैं। और जो थर्ड स्टेट की लास्ट कैटेगरी थी वो थी लैंडलेस लेबर की, यानी ऐसी लेबर जिनके पास दिहाड़ी मजदूर, जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, जो बहुत ही पुअर हैं। तो ये था फ्रांस की सोसाइटी का डिवीजन। फर्स्ट स्टेट में थे क्लर्जी जो थे चर्च के पीपल, सेकंड स्टेट में थे नोबल्स जो भी थे बहुत बड़े बड़े जमींदार, और थर्ड स्टेट में 3 कैटेगरी थी जिसमें पहली कैटेगरी में थे बड़े व्यापारी वगैरह और लॉयर्स, कोर्ट के ऑफिशियल्स और वर्किंग क्लास के पीपल। सेकंड कैटेगरी जो थर्ड की सेकंड कैटेगरी थी उसमें थे किसान और आर्टिशियंस यानी कि जो मिस्त्री वगैरह होते थे वो। और थर्ड की थर्ड कैटेगरी में थे लैंडलेस लेबर जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, ऐसे लोग। तो अब हमने सोसाइटी का डिवीजन पढ़ लिया, इसके बाद हम देखेंगे वहां के टैक्सेशन सिस्टम क्या था, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम ही एक मेन कॉज था जिसने फ्रांस की क्रांति थी उसको इनिशियलाइज करा। फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ा रोल प्ले करा वहां के टैक्सेशन सिस्टम में, बहुत ही खराब टैक्सेशन सिस्टम था।
तो वहां का टैक्सेशन सिस्टम क्या था, 3 टाइप के टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे, टाइस, टाइल्स और फ्यूडल ड्यूज। हम देखते हैं कि ये टैक्सेस क्या थे। तो एक टैक्स देना पड़ता था पीजेंट आर्टिशन यानी थर्ड कैटेगरी की जो लास्ट की 2 स्टेट्स थी, पीजेंट आर्टिशन की और लैंडलेस लेबर की, इन दोनों को मिलकर देना पड़ता था क्लर्जी को एक टैक्स, जिसको बोलते थे टायस, TITHES, टायस। और ये टायस होता क्या था कि जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी, यानी कि जितनी भी एग्रीकल्चर जो जमीन पे जितने भी गेहूं ग्रेन्स जो होंगे, उसका 1/10 पार्ट इन्हें देना पड़ता था क्लर्जीज को टायस के रूप में। यानी कि अगर 10 किलो फूड ग्रेन्स हुए तो उसका 10% यानी 1 किलो इन्हें देना पड़ेगा क्लर्जीज को। किन्हें? थर्ड कैटेगरी की लास्ट की जो 2 स्टेट्स हैं, पीजेंट एंड आर्टिशन और लैंडलेस लेबर को, इन्हें देना पड़ता था टायस क्लर्जीज को। दूसरा टैक्स जो पीजेंट आर्टिशन और लैंडलेस लेबर, इन्हीं थर्ड कैटेगरी की लास्ट के 2 स्टेजेस को देना पड़ता था नोबल्स को, जिसको बोलते थे फ्यूडल ड्यूज। फ्यूडल क्या होता है? फ्यूडल होता है जमींदारी प्रथा। क्योंकि इन लोगों के पास खुद की जमीन नहीं होती थी, तो इन्होंने जो जमीन है वो नोबल्स से ली रखी, लैंड मतलब उधार ले रखी होती थी, उस पर काम करते थे। तो एक टैक्स इन्हें देना पड़ता था नोबल्स को, जिसको बोलते थे फ्यूडल ड्यूज। तो 2 टैक्सेस हमने डिस्कस करे, टायस जो कि जाता था क्लर्जी को, जो होता था 10% ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रोथ, दूसरा जो जाता था नोबल्स को, जिसको बोलते थे फ्यूडल ड्यूज। इन दोनों को टैक्सेस को कौन देता था? थर्ड स्टेट की लास्ट की 2 कैटेगरीज। इसके बाद एक टैक्स था कौन सा? टाइल्स। टाइल्स कौन लेता था? टाइल्स लेती थी वहां की सरकार। इसको थर्ड स्टेट के तीनों लोगों को देना पड़ता था, यानी बिग बिजनेसमैन को भी, पीजेंट को भी और लैंडलेस लेबर को। इन तीनों को मिलकर एक टैक्स देना पड़ता था, जो वहां की गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, उनको, उसको बोलते थे टाइल्स। तो टोटल 3 टाइप के टैक्सेस हैं। टायस जो कि देते थे लास्ट के 2 कैटेगरी क्लर्जी को, फ्यूडल ड्यूज जो लास्ट की 2 कैटेगरी देती थी नोबल्स को, टायल्स जो लास्ट की तीनों कैटेगरी मिलकर देती थी स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर क्वेश्चंस आए कि पीजेंट या आर्टिशन या लैंडलेस लेबर के द्वारा टोटल कितने टैक्सेस दिए जाते थे, तो इनके द्वारा दिए जाते थे टोटल 3 टैक्सेस, फ्यूडल ड्यूज, टाइल्स और टायल्स। प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि जो सबसे रिच हैं, यानी जो नोबल्स हैं और जो क्लर्जी हैं, जो सबसे रिच हैं, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ये सिस्टम क्या था कि पुअर लोग पुअर हो जाएंगे, गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, आपकी इनकम जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होती है उसे टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, पर यहाँ उल्टा सिस्टम है, जिसकी इनकम ज्यादा है, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत रिच है नोबल्स, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, और जो गरीब हैं उन्हें सबसे ज्यादा टैक्स उन्हें देना पड़ रहा है जो गरीब हैं। तो इतने टैक्सेस तो इन्हें देने ही पड़ रहे थे, तो वहां टैक्सेस की वजह से जो एक मेजोरिटी सेक्शन था सोसाइटी का, वो पहले से ही टैक्सेशन की वजह से तो परेशान था ही। फिर कुछ ऐसे रीजंस अराइज हुए जिसके वजह से जो लुइस 16 थे, जो वहां के राजा थे, उन्हें वो टैक्सेस और बढ़ाने पड़े, मतलब जो टैक्सेस पहले से थे वो टैक्सेस उन्हें और बढ़ाने पड़े। तो हम डिस्कस करते हैं कि उनकी ऐसी क्या क्या मजबूरियां थी कि उन्हें टैक्स बढ़ाने पर वो मजबूर हुए। तो हम डिस्कस करते हैं वाई लुइस 16 was bound to increase taxes on the French people, यानी लुइस 16 क्यों मजबूर हुए फ्रेंच के लोगों पर टैक्सेस बढ़ाने के लिए। तो जो पहला इंपॉर्टेंट रीजन था वो ये था कि लुइस 16 ने फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करा था, यानी अपनी जो फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करी थी अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी। उस टाइम पे क्या था, ब्रिटेन का शासन बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा था, ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना लिया था, जैसे इंडिया पर ब्रिटेन का राज था, उसी तरह अमेरिका की 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के अंडर में थी। और फ्रांस का ब्रिटेन से क्लैश था, तो फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प करी थी ब्रिटेन के खिलाफ वॉर में, ताकि वो अपनी 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस करा पाए। तो बहुत सारा पैसा उन्होंने अपना अमेरिका को सपोर्ट पे लगा दिया था। दूसरा था इनका जो किला था जिसका नाम वर्साइल था, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई थी, वहां पर जो काम करते थे उसकी साफ सफाई वगैरह और जो उसके इनके जो शाही खर्चे थे वो बहुत ज्यादा थे, वहां बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे। गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज थी, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन थे, वहां पर इनके बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे थे। और एक तो क्या था, वॉर के लिए इन्होंने दूसरी कंट्रीज से कुछ पैसा उधार ले रखा था, यानी कुछ लोन से ले रखे थे। तो जो दूसरी कंट्रियां थी उन्होंने थोड़ा अपना इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया। जब उन्होंने ऐसा करा तो इनके ऊपर जो एक बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, यानी इनका जो खजाना था, शाही खजाना था, वो लगभग खत्म हो गया, डिप्लीट कर गया, और इनके पास पैसे की बहुत ज्यादा शॉर्टेज आ गई। तो उस शॉर्टेज को मिटाने के लिए इन्होंने क्या करा, थर्ड स्टेट पर जो टैक्सेस थे उन्हें और इंक्रीज कर दिया। पर फिर वही गलती कि अमीरों पर कोई टैक्स नहीं था, गरीबों पर इन्हें और ज्यादा टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। जब टैक्सेस इतने ज्यादा इंक्रीज हुए तो फ्रांस में क्या हुआ, सब्सटेंसेस क्राइसिस अराइज हुए। सब्सटेंसेस क्राइसिस यानी सर्वाइवल क्राइसिस, यानी अब लोगों को वहां पर जीवन गुजारने के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। क्यों संघर्ष करना पड़ रहा था? क्योंकि पहला रीजन तो ये था कि फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो हुई,
यानी 25 मिलियन पॉपुलेशन थी, वो कुछ ही सालों में 28 मिलियन तक पहुंच गई। यानी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हुई। और उस स्पीड से क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनका ग्रो नहीं हुआ, यानी जो लैंड पर जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। तो जब नहीं बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, तो सप्लाई ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हुई और डिमांड ज्यादा हुई। जब डिमांड ज्यादा हुई, सप्लाई कम हुई, तो जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। और टैक्सेशन सिस्टम की वजह से वहां के लोगों की सेविंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम थी, और जब प्राइसेस ज्यादा बढ़े तो वहां के लोगों के पास पैसे की शॉर्टेज और ज्यादा हो गई। और जो वेजेस थे, यानी जो मजदूरी मिलती थी और जो इनकी इनकम थी, वो इतनी स्पीड से बढ़ी नहीं जितनी स्पीड से वहां महंगाई बढ़ गई। जब इतनी महंगाई बढ़ी तो वहां के लोगों के पास मतलब पैसे, इतने भी पैसे नहीं बचे कि वो अपने लिए ब्रेड खरीद पाए। जब ऐसी स्थिति आई तो लोगों ने एक विरोध करा, मतलब टैक्सेशन सिस्टम जो लेट 16 इंक्रीज करना चाहते थे उसके खिलाफ मिडिल क्लास पीपल थे, उन्होंने यूनियन बनाया और विरोध करना स्टार्ट करा। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे मिडिल क्लास पीपल्स ने अपने यूनियन बनाए, कैसे अपनी आवाज उठाई, और कैसे फिर लुई 16 से कंपनसेट करा टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्रांस की करेंसी होती थी उसको लिवार बोलते थे। एनटीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि द नेम ऑफ द फ्रेंच करेंसी, तो उसका आंसर है लिवायर। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हुई। बैसाइल को लोग क्यों हेड करते थे, क्योंकि वो एक राजा की निरंकुश पावर का एक सिंबल था। उसके बाद हमने डिस्कस करा फ्रांस की सोसाइटी में कि वहाँ किस तरीके के लोग रहते थे और वहाँ का टैक्सेशन सिस्टम क्या था। अब हम डिस्कस करेंगे कि मिडिल मैन, मतलब जो वहाँ के मिडिल क्लास पीपल थी, वो किस तरीके से अराइज हुए और फिर उन्होंने कैसे उनके क्लैशेस हुए किंग के साथ। तो अब तक हमने पढ़ा कि फ्रांस की सोसाइटी का डिवीजन कैसा था, वहाँ का टैक्सेशन सिस्टम क्या था। तो देखा था हमने कि वहाँ के किंग जो थे वो टैक्सेस को इंक्रीज करना चाहते थे, पर वहाँ के मिडिल क्लास पीपल ने रिवोल्ट करा इस इंक्रीज टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट। तो हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास इन फ्रांस। तो क्या हुआ, जो मिडिल क्लास की सोसाइटी थी वो उसको एजुकेशन मिली। यहाँ की जो बिजनेसमैन लॉयर की सोसाइटी की कम्युनिटी थी, उन लोगों ने जैसे जैसे एजुकेशन को गेन करा, तो वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट करी उन्होंने, जो किंग के गलत टैक्सेशन सिस्टम था, जो उनको बेकार टैक्सेशन सिस्टम था, उसके अगेंस्ट क्वेश्चनिंग स्टार्ट करी। और फ्रांस में क्या था, फ्रांस में एक ऐसा लॉ, ऐसा नियम था कि जब भी किंग कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले होंगे या कोई बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाले होंगे, तो उन्हें एक स्टेट असेंबली को बुलाना पड़ता था और फिर उसके सामने रिप्रेजेंट करना पड़ता था कि वो इस चेंजेस को लाने वाले हैं। और जब स्टेट असेंबली एग्री होती थी उस पर, तभी उस चेंजेस को लाया जा सकता था। तो जैसा ये नया टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहते थे जिसमें ये टैक्सेस को बढ़ाना चाहते थे, तो उसके लिए स्टेट असेंबली को बुलाया गया। तो ये स्टेट जनरल या स्टेट असेंबली क्या थी, ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी। जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी, जिसके अंदर तीनों स्टेट के, जो हमारी क्लर्जी थी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट थी जो लैंडलॉर्ड्स वाली थी, और थर्ड स्टेट थी जिसमें तीन कैटेगरी थी, उसके मेंबर्स आते थे और फिर उनके सामने पेश किया जाता था कि ये नया लॉ हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और फिर उस पर बात होती थी। तो इसमें जो थे वो 300 मेंबर्स आए थे फर्स्ट स्टेट से, यानी क्लर्जी वाली स्टेट से 300 मेंबर आए थे। 300 मेंबर आए थे लैंडलॉर्ड यानी कि जो सेकंड स्टेट थी, और 600 मेंबर्स आए थे जो थर्ड स्टेट थी। तो टोटल 1200 मेंबर्स आए थे, 300 एंड 300 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली, एंड 600 फ्रॉम थर्ड स्टेट। तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया गया, जिसमें 300 मेंबर एक स्टेट के एक साइड, 300 मेंबर एक स्टेट के दूसरे साइड, और जो इनके 600 मेंबर थे थर्ड स्टेट के, उनको खड़ा रखा गया, मतलब उनको इज्जत नहीं दी। और स्टेट जनरल में क्या था, हर एक स्टेट का एक वोट होता था, यानी 3 वोट होते थे। पहला वोट होता था क्लर्जी का, क्लर्जी वाली स्टेट का, एक वोट होता था सेकंड स्टेट का, और एक वोट होता था थर्ड स्टेट का। अगर किसी प्रपोजल पर दो स्टेट एग्री हो गई, यानी नोबल और लैंडलॉर्ड, नोबल पीपल्स और क्लर्जी वाली स्टेट्स अगर इस टैक्सेशन पर एग्री हो गई, तो थर्ड स्टेट की बात तो सुनी नहीं जाएगी। तो किंग वही सोच रहे थे कि हमें टैक्सेस तो बढ़ाना है थर्ड स्टेट पर, तो स्टार्टिंग की दो स्टेट तो एग्री हो ही जाएंगी, तो उनका ये बिल पास हो जाएगा। पर क्योंकि अब जो मिडिल क्लास पीपल थी फ्रांस की, वो एजुकेटेड थी, उन्हें समझ थी, तो वो इस बार मन बनाकर गए थे पूरी तरीके से विद्रोह का। और वो उनके ऊपर इतना प्रेशर भी था, जो थर्ड स्टेट के जो 600 लोग गए थे, मतलब जो थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन थी, उन्होंने इतने चिट्ठियां लिखी थी, उन्हें इतने प्रपोजल्स दिए थे, इतनी अपनी मांगे की थी, कि वो बोरियों में भर भर कर उन चिट्ठियों को ले गए थे। तो जब ये बिल प्रपोज हुआ, तो जो थर्ड स्टेट थी उन्होंने मतलब विद्रोह करा। उन्होंने कहा कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, यानी कि उनके 600 मेंबर हैं तो उनके 600 वोट, और इनके 600 मेंबर हैं तो इनके 600 वोट। पर
बाकी की दो स्टेट थी वो इस बात पर राजी नहीं हुई, और जो थर्ड स्टेट थी उसने बायकॉट कर दिया इस मीटिंग को बायकॉट कर दिया। और फिर उन्होंने अपनी एक मीटिंग हेल्ड करी टेनिस कोर्ट में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई 20 जून 1789। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको कॉल करा गया था 5 मई 1789 कॉल करा गया। उसमें थर्ड स्टेट के लोगों ने विद्रॉय करा और उसको बायकॉट कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक अपनी पर्सनल मीटिंग बुलाई 20 जून 1789। वहां पर उन्होंने एक शपथ ली, 600 मेंबर थे और उनकी जो पॉपुलेशन थी, उन्होंने एक शपथ ली कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस को, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम राजा की पावर को लिमिट करेंगे और जो क्लर्जी और नोबल को जो प्रिविलेज हैं, जो एक मतलब फायदे उन्हें दिए जा रहे हैं, जो एडवांटेज उन्हें दिए जा रहे हैं, उन्हें छीन लेंगे। मतलब उनको जो अनफेयर एडवांटेज दिए जा रहे हैं उनको छीन लेंगे और मिडिल क्लास पीपल की ग्रोथ के लिए उसमें प्रोविजंस दिए जाएंगे। जो स्टेट जनरल की जो थर्ड स्टेट की असेंबली थी उसको हेड कर रहे थे, जो उसको लीड कर रहे थे वो कर रहे थे मिराबियो एंड इमेल जोसेफ सईस। दो लोग उसको लीड कर रहे थे, मिराबियो एंड इमेल जोसेफ सईस। तो इसको शपथ ली गई और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन को बाकायदा बनाया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और जो 600 मेंबर की असेंबली थी फिर उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली क्या थी? नेशनल असेंबली 600 मेंबर्स की एक रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी थी जो कि थर्ड स्टेट के थे। तो फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और क्योंकि विद्रोह वहां पर इतना ज्यादा हो रहा था तो फिर किंग को फाइनली झुकना पड़ा, और किंग ने एक्सेप्ट करा कि ठीक है, मेरी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है थर्ड स्टेट ने उसके द्वारा मेरी पावर को लिमिट करा जाएगा, और जो क्लर्जी और नोबल्स की जो अनफेयर एडवांटेज थे उनको खत्म करा गया, टाइस वाले सिस्टम को खत्म करा गया कि अब टाइस इन्हें नहीं देना होगा। तो ये नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी। तो 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गया। मोनार्की किस कंट्री को बोलते हैं? मोनार्की ऐसी कंट्रीज को बोलते हैं जहां पर जो किंग होता है उसी की फैमिली मेंबर्स आगे किंग बनते हैं। जैसे इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ वहां की क्वीन है, तो आने वाली उन्हीं की जनरेशन वहां की किंग बनती है, वही उसको राज करते हैं। दूसरा फॉर्म गवर्नमेंट होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक जैसा कि इंडिया में है, यहाँ के लीडर को वहां की पब्लिक इलेक्ट करती है। तो 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी जो वहां के किंग हैं, जो लीडर हैं, वो तो अभी भी लुइस 16 ही रहेंगे, पर उनकी पावर को लिमिट करेगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन और जो नेशनल असेंबली बनी है। तो इसके बाद क्या हुए, वहां पर इलेक्शंस हेल्ड होने लगे। वहां पर फ्रांस में इलेक्शंस हेल्ड होने लगे। जो 600 मेंबर इलेक्ट थे नेशनल असेंबली के, वहां के कुछ लोग पहले वहां के सिटीजन्स को मतलब क्या होता था, वहां एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स का सिस्टम था। पैसिव सिटीजन्स कौन होते थे? पैसिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते थे, जैसे कि वुमेन और ऐसे लोग जो टैक्सेस को पे नहीं करते, उनके पास वोटिंग राइट नहीं थे और उन्हें पैसिव सिटीजन कहा जाता था। वोटिंग राइट्स थे सिर्फ एक्टिव सिटीजन के पास। एक्टिव सिटीजन कौन थे? जिनकी एज 25 ईयर्स से ज्यादा है और जो टैक्स पे करते हैं। टैक्स भी कितना? एक लेबर की 3 दिन की जितना वेज होता है, 3 दिन का जितना वेतन होता है, उससे ज्यादा अगर वो टैक्स पे करते हैं तभी उन्हें वोटिंग राइट्स मिलेंगे। तो वुमेन को और 25 ईयर से कम एज वाले और जो टैक्स नहीं देते थे उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले। तो फ्रांस में इलेक्शंस होने लगे, मतलब इलेक्शंस होते थे और नेशनल असेंबली में लोग इलेक्ट होकर आते थे जो किंग की पावर को कंट्रोल करते थे। किंग ने एक्सेप्ट तो कर लिया था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को, पर किंग अंदर ही अंदर एक साजिश को अंजाम दे रहे थे, अंदर ही अंदर वो साजिश कर रहे थे। वो दूसरी कंट्रीज के साथ अपने कनेक्शंस को बिल्ड कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि फ्रांस पर अटैक करवाया जाए और जो नेशनल असेंबली है उसको हम डिसॉल्व कर दें, उसको खत्म कर दें और वापस से अपनी सारी पावर अपने हाथ में ले लें। इस बात की भनक नेशनल असेंबली के लोगों को लग गई, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो था नेशनल असेंबली उसमें एक बिल पास करा और एक प्रपोजल पास करा। उसके अंदर जो रॉयल फैमिली थी उसके सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया और जो ऑस्ट्रिया थे उसके खिलाफ वार छेड़ दिया गया। ऑस्ट्रिया के खिलाफ वार क्यों छेड़ा? क्योंकि जो लुइस 16 थे उन्होंने ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से शादी की थी और वो ऑस्ट्रिया के साथ प्लानिंग कर रहे थे फ्रांस पर अटैक करवाने की। तो नेशनल असेंबली ने किंग को और उनकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर छेड़ दिया ताकि फ्रांस सुरक्षित रहे और वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो बनी रहे। किंग को अरेस्ट करने के बाद फ्रांस एक स्टेप आगे बढ़ा रिपब्लिक कंट्री बनने की ओर। रिपब्लिक कंट्री कौन कंट्री होती है? रिपब्लिक कंट्री होती है इंडिया जैसी कंट्री जहां पर उनके जो लीडर होता है, किंग होता है, उसको भी लोग इलेक्ट करते हैं। अभी तक जो लुइस 16 थे वो एक मोनार्क थे, तो अब एक स्टेप अहेड हुआ फ्रांस रिपब्लिक कंट्री बनने के लिए।
तो क्या हुआ वहां पर, जैसे अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो थोड़ा रिच पीपल्स को ज्यादा फेवर करता था, जो एजुकेटेड लोग हैं। तो पुअर लोगों की बात को अभी भी उतना सुना नहीं जा रहा था। तो पुअर लोगों ने भी क्या करा, अपने लोगों को एक साथ लाए और पॉलिटिकल क्लब्स बनाना स्टार्ट करा। तो ऐसे ही पॉलिटिकल क्लब्स में एक बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। तो जैकोबियन क्लब था, क्या था जैकोबियन क्लब? एक क्लब था जिसके हेड थे, वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इन्हों का जो क्लब था उसमें मतलब थोड़े पुअर टाइप के पीपल थे, इनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस थी और ये कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स को फॉलो करते थे, मतलब एक पर्टिकुलर ड्रेस थी, इनकी टोपी थी, उसको पहना करते थे। तो ये एक पॉलिटिकल क्लब था जिसके हेड थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे इलेक्शन को जीत गए थे। तो ऐसे काफी सारे पॉलिटिकल क्लब बनना वहां पर स्टार्ट हुए और फ्रांस में दोबारा इलेक्शंस हेल्ड हुए कुछ मॉडिफाइड क्राइटेरिया के साथ। ये मॉडिफाइड क्राइटेरिया के थे, जो पहले 25 ईयर्स की एज हुआ करती थी वोटिंग, उसको रिड्यूस करके अब कर दिया गया 21 ईयर्स, यानी जिसकी भी एज 21 ईयर्स है और जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो जिसके पास जो टैक्सेस पे करते हैं वो वोट दे सकते हैं। वुमेन्स को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। तो इस न्यू क्राइटेरिया के साथ इलेक्शन स्टार्ट हुए और फ्रांस ने मोनार्की को एबोलिश कर दिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी उसको खत्म कर दिया और फ्रांस अब एक प्रॉपर रिपब्लिक कंट्री बन गया, जिसका जो लीडर होता था, जो फाइनल रिप्रेजेंटेटिव होता था, वो भी अब इलेक्शन के थ्रू आता था। तो इसके बाद हुआ क्या, 21 जन किंग वॉज एग्जीक्यूटेड और 21 जनवरी 1793 में किंग को मार दिया गया। किंग को गुलेटिन मशीन होती थी, यानी जिसमें एक पर्सन को लटाया जाता है और उसके ऊपर तलवार गिरती है और उसका सर अलग कर दिया जाता है। तो किंग पर इल्जाम लगाया गया कि आपने जो है नेशन की प्राइवेसी को भंग किया है, नेशन की प्राइवेट डॉक्यूमेंट को दूसरी कंट्री के साथ शेयर किया है, मतलब आपने देशद्रोह किया है। इस इल्जाम में किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसके बाद फिर इलेक्शन हेल्ड हुए और जो 1793 से किंग को 1793 में मार दिया गया, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना और 1793 से 1794 में जो इलेक्शन हुए उसमें जो पॉलिटिकल क्लब था जैकोबियन क्लब, उसके जो हेड थे रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो उस इलेक्शन को जीत गए। और इस पीरियड को कहा जाता है रेगन ऑफ टेरर। रेगन ऑफ टेरर यानी कि दहशत का समय, यानी कि बहुत ही खौफनाक समय रहा, क्योंकि जो इनके जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे उन्होंने बहुत ही क्रूअल तरीके से ट्रीट करा दूसरे सोसाइटीज को, जैसे कि नोबल्स और क्लर्जी के जो पीपल थे उनको अगर उन्हें कुछ भी शक होता तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता और उन पर फिर कार्रवाई की जाती, और अगर उन्हें किसी बात में भी गिल्टी पाया जाता, यानी अगर इनकी पार्टी के खिलाफ कोई कुछ बोलता था तो उसको ये मरवा देते थे। तो काफी लोगों को इन्होंने बुलेटिन मशीन से एग्जीक्यूट करवाया, उन्हें के सर धड़ से अलग करवा दिया, नहीं उन्हें मौत की घाट उतार दिया। तो ये पीरियड ड्रैगन ऑफ टेरर कहा जाता है क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को नृशंस मौत मारी है। पर एक काम जो जैकोबियन क्लब ने बहुत अच्छा करा था वो था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी का सिस्टम क्या होता था, फ्रांस में बहुत सारी चीजें जैसे कि कॉफी, इंडिगो, सिगार और टोबैको वगैरह इंपोर्ट की जाती थी, जो फ्रांस की कॉलोनीज थी, जो समुद्री किनारे के एरियाज पर जो कॉलोनीज थी फ्रांस की, वहां से इंपोर्ट की जाती थी। तो वहां पर क्या होता था, लेबर की कमी होती थी, तो लोगों को जबरदस्ती बंदी बना बनाकर और उन्हें बड़ा दयनीय स्थिति में वहां रखा जाता था और उन्हें गुलाम बनाकर वहां काम करवाया जाता था। तो उस सिस्टम को रॉबेस्पियर, इनकी जो जैकोबियन क्लब के हेड थे, उन्होंने इस सिस्टम को खत्म कर दिया। तो यानी इन्होंने स्लेवरी का एबोलिशन करा। तो ये इन्होंने अच्छा काम करा था, पर क्योंकि काफी क्रूअल थे और काफी विकेट थे, अपनी मनमानी करते थे, जिसको चाहे उसको मौत की घाट उतार देते थे, तो ये काफी क्रूअल थे। फिर बाद में इनको भी अरेस्ट कर लिया गया और इनका भी वही हाल हुआ जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल का हुआ, इन्हें भी गुलिटन मशीन से मौत के घाट उतार दिया गया। तो अब तक हमने देखा कि कैसे वहां पर री इलेक्शन होने लगे थे फ्रांस में और कैसे जैकोबियन क्लब ने वहां की पार्टी बनाई और जो उनके हेड थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो कैसे तानाशाही की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब लोगों को अरेस्ट कर रहे थे और फिर उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। पर उन्होंने एक अच्छी चीज की थी कि उन्होंने स्लेवरी सिस्टम को एबोलिश किया था। उसके बाद क्या हुआ कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी गिल्टी फाउंड किया गया वहां की जुडिशरी ने और उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई और फिर उन्हें भी गुलिटन मशीन पर एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, यानी कि वहां की बाकी जनता पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था इन सब बातों का। तो पहले क्या होता था, किंग के टाइम पर, मोनार्की के टाइम पर वहां के जो न्यूज़पेपर थे, प्लेस थे, उन पर सेंसरशिप होती थी, यानी न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज अगर प्रिंट होनी है तो पहले किंग के लोग जो होते थे उसको पास करते थे, तभी कोई न्यूज प्रिंट होती थी। पर क्योंकि अब वहां रिपब्लिक आ चुकी थी, वहां पर लोग इलेक्शन होने लगे थे, तो न्यूज़पेपर से सेंटर से सेंसरशिप वगैरह हट गई थी, तो न्यूज़पेपर में ऑनेस्ट न्यूज आने लगी थी, लोग जगह जगह पर प्लेस करने लगे थे और अपने कल्चर को प्रमोट करने लगे थे।
तो एक कुछ हद तक डेमोक्रेटिक जैसा माहौल वहां पर बन रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब जैकोबियन गवर्नमेंट की फॉल हुई तो जो वहां के रिच पीपल्स थे उन्होंने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा और उन्होंने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस का उसको दोबारा चेंज कर दिया और अब क्या करा, अब सिर्फ उन लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाए जिनके पास प्रॉपर्टी है। यानी पहले क्या था, जो लोग टैक्सेस पे करते थे उन्हें दिए गए थे, पर अब जिनके पास प्रॉपर्टी है वही अकेले वोट कर सकते हैं, यानी कि रिच पीपल ही वोट कर सकते हैं। तो रिच पीपल्स ने क्या करा, खुद के फेवर में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उन्होंने जैकोबियन वाले केस से क्या सीखा, उन्होंने कहा कि पावर अगर एक पर्सन के हाथ में रहे, जैसा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के हाथ में अगर सिंगल पर्सन के हाथ में पावर रहे तो प्रॉब्लम अराइज होगी। सिंगल पर्सन के हाथ में पावर रही है तो हो सकता है वो डिक्टेटरशिप की तरफ हेड कर जाए। तो इन्होंने क्या करा, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जो इलेक्शन से इलेक्ट होके आती थी, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से बनती थी 5 मेंबर की टीम जिसको डायरेक्टरी बोला गया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में फाइट करते थे और इलेक्शन जीतते थे, और फिर ये 5 मेंबर की डायरेक्टरी बनती थी जो फाइनल डिसीजन लेती थी। पर प्रॉब्लम क्या राइज हुई कि जो 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी थी उनमें आपस में क्लैश बहुत होते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत क्लैश हो रहे थे। तो इन सब में फ्रांस में एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, यानी एक सही तरीके से सरकार बन नहीं पा रही थी। तो इसका फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्टे ने। नेपोलियन बोनापार्टे एक इन्वेडर थे जो दूसरे कंट्रीज पर अटैक करते थे और उन्हें कब्जा कर लेते थे। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने अटैक करा और वहां पर मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश करा। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने अटैक करा और फ्रांस अपने आप को एम्पायर घोषित कर दिया फ्रांस का, और फ्रांस पे अपना कब्जा कर लिया। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या क्या चेंजेस लाए फ्रांस में, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के रूल लाए, यानी कि जिनके पास जो जमीन है उस पर उनका ही हक है, सरकार उन पर कब्जा नहीं कर सकती, ऐसे वहां पर लॉज लाए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, वेट और मेजरमेंट के जैसे किलोग्राम, लेंथ वगैरह इन सब के मेजरमेंट को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। तो वहां के लोगों ने नेपोलियन बोनापार्टे को स्टार्टिंग में एज अ मॉडर्नाइजर देखा, यानी कि एक आधुनिक शासक के रूप में देखा कि ये कुछ डेवलपमेंट लाएंगे फ्रांस में। पर धीरे धीरे फिर नेपोलियन का भी जो एम्बिशंस थे वो बढ़े, फिर उन्होंने भी सराउंडिंग कंट्रीज पर इन्वेड करना स्टार्ट करा जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए। और फाइनली 1850 में बैटल हुआ वाटरलू में, जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे डिफीट हो गए और इनको भी एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ, हमने पूरी फ्रांस की जर्नी देखी, कैसे फ्रांस एक मोनार्क था, वहां के टैक्सेशन सिस्टम क्या थे, फिर कैसे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क के बाद वो कैसे एक रिपब्लिक कंट्री बना, और फिर बाद में आके वो फिर एक मिलिट्री रूल बन गया। पर इतने के बाद भी दूसरी जो कंट्रीज थी यूरोप की और एशिया की, उन्होंने फ्रांस से बहुत कुछ सीखा। जितनी भी आगे चलकर हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंट सिस्टम पढ़ेंगे, इंडियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, वो सब कहीं ना कहीं फ्रांस रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुई थी। जो डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स थे, रिपब्लिक गवर्नमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के प्रिंसिपल्स थे, वो वर्ल्ड ने फ्रांस से ही सीखना स्टार्ट किया था। इसलिए फ्रांस रेवोल्यूशन को पढ़ना इंपॉर्टेंट था। तो हमने 1789 से लेकर 1850 तक की फ्रांस की हिस्ट्री को डिस्कस करा। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। इस चैप्टर में यहीं तक था। थैंक यू।